सिविल क्लब के अपने ही चैनल में आप सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत है और आज है हमारा संडे स्पेशल। सो मच संडे स्पेशल के दिन आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। वो है हमारे जनरल जीके का पार्ट है जिसमें आपका यूपी से रिलेटेड जितना भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया और यूपी ट्रिपल एससी हो गया, तो उससे रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये सीरीज संडे स्पेशल रहा करेगी और अल्टरनेट डेज में आएगी, 2 डेज में 1 टाइम, और फिर आगे इसे कंटिन्यू भी कर देंगे जैसे आप लोगों का रिस्पांस होगा। और ये एक ऐसी पीडीएफ है जिसमें मीन्स आपका पूरा रिवीजन हो जा रहा है एक प्रकार से। यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होने जा रहा है आपका जूनियर असिस्टेंट का, मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री आती है या ज्योग्राफी पार्ट आता है या पॉलिटी पार्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे 50 to 60% क्वेश्चन हमारे रिपीटेड होते हैं। कहीं कि देखो ना हिस्ट्री चेंज होती है, ना पॉलिटी चेंज होती है, ना जियोग्राफी चेंज होती है। सो आज के हमारे इस नए सेशन में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। ये पूरी सीरीज आपको देगी 250 हमारे पास टोटल पेज है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या कैसे सिस्टम करना है। हमारे पास 250 पेज होगा। अगर 250 पेज में पर डे हम अगर 10 पेज कंप्लीट करते हैं, 10 पेज कंप्लीट करते हैं तो 25 दिन में हो जाएगा जब एक वीडियो। और अगर ये परमानेंट होती रहेगी तो आपका 25 डेज में आप समझ लीजिए पूरी की पूरी आपका जीएस कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इतिहास हिस्ट्री। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अच्छा ये बता दूं, ये यूपी ट्रिपल एससी के हर टाइप के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आज मैं बेहतरीन तरीके से इसको आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है कि श्योर है आपके पास भी बुक होगी, सबके पास बुक है, बट ये होता है ना कि चीज़ों को कैसे लर्न करना है। हम चीज़ों को ना सुन सुन के ज़्यादा लर्न कर लेते हैं, देखना तो है ही मगर सुनते रहना जिससे चीज़ें लर्न होगी जल्दी। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट। और भाग फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। किसके बारे में जानने जा रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक एक पॉइंट करना है और श्योर है कि आप लोग को भी आंसर साथ में देते जाना है। ठीक है, इसमें आपको हर टाइप के यूपी ट्रिपल एससी के हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, आप लोग के स्क्रीन के सामने होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो बताइए किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, पुरा पाषाण युग में या नव पाषाण युग में? तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट, देखो आंसर साथ में इसके, इसलिए घबराना नहीं है मगर हमें चीजों को याद रखना। अच्छा याद रखो, ता से तांबा हो गया और ता से ही ताम्र पाषाण युग में हो गया। तो सबसे पहली बार कहाँ यूज हुआ था? ताम्र। और मैं गारंटी दिलाता हूँ इसमें जितना भी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा बेटा, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं ऐसी वीडियो बनाते हैं मगर क्या करते हैं उसका सोल्यूशन हटा देते, बस आंसर बता के आगे जा जाते। भैया हमें सोल्यूशन भी पूरा लर्न करना है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अगर कंप्लीट स्टडी हो सकती है वो तभी होगी जब हम उसके एक्सप्लेनेशन और 2-4 पॉइंट और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं हटाया है, ये कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं आराम आराम। देखो जल्दीबाजी नहीं है, बहुत ही आराम आराम ये सेशन कंप्लीट करना है। देखो जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए तो ताम्रपाषाण युग या इसे नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता था। इस काल में मनुष्य पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करता था। तो याद करना, तांबे के औजार भी यूज करता था और पत्थर के औजार भी यूज करता था। पॉइंट क्या हो गया कि सर ये किसके बाद आया? नवपाषाण काल के बाद आया और कांस्य युग के आसपास की बात कर रहा। तो इससे हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कह रहा हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम है। चलिए बताओ भाई। देखो मैं इसलिए थोड़ा हिडन कर रहा हूँ आंसर ताकि आपका थोड़ा दिमाग भी चले कि अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप क्या इसका सही आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथालोय की महास्थानगढ़ है, नागपट्टनम है, सिकंदरिया है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती है, तो आप लोग चीज़ों को समझिए कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है लोथल।
इसका राइट आंसर क्या हुआ? लोथल। सर हमारे दिमाग में आया कि हड़प्पा एक बंदरगाह है जिसका नाम लिखिए, मतलब कैसा बंदरगाह है? लोथल में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखे, तो हड़प्पा में कौन सा बंदरगाह था आपका? लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाह था। चलो अब आगे और डिटेल जान लेते हैं लोथल से रिलेटेड। तो देखिए साफ साफ डिटेल दे रहा है, कह रहा है लोथल हड़प्पा कालीन, देखो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल था। कैसा था? हड़प्पा कालीन था। यह भारत के गुजरात राज्य में, किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन सी नदी के तट में? भोगवा नदी के तट में। किस नदी तट में? भोगवा नदी तट में। किस नदी तट में? भोगवा नदी तट तट पर स्थित था। इसकी खोज सन 1955-60 में रंगनाथ, किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था, द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस सभ्यता को या किस पॉइंट किस बंदरगाह या स्थल को हम मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका लोथल वाला है ये, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। लोथल का पूर्वी भाग क्या है? लोथल का पूर्वी भाग 223 मीटर लंबा तथा 35 मीटर चौड़ा है और 38 मीटर गहरा है। गोदीवाड़ा बंदरगाह में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। इस देखो बेटा बहुत ही आराम से चीजों को समझना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की एक कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? पत्थर की नक्काशी का करते थे, कि हाथी दांत का करते थे, लकड़ी की नक्काशी करते थे, कि मोम लोपी ढलाई करते थे? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा डी पार्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? डी पार्ट। तो मोम लोपी ढलाई, मोम लोपी ढलाई कास्ट वो कांस्य प्रतिमा बनाने की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सर हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नागरीय सभ्यता में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में ज्यादा पाया जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है शायद, आई थिंक। ओके, कम ऑन दिस पॉइंट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि 6वीं और 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहते थे? तो ये भाषा थी आपकी हिंदवी। क्या थी बेटा? हिंदवी। देखो आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, मगर हमें ना चीजें याद हो जाए। तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में बेटा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कभी कभी पूर्व लेता है। तो किन की बात करते हैं? तो तुर्कों की बात करते हैं। याद रखना, तुर्कों के लोगों ने सिंधु को पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का नाम क्या था? हिंदवी थी। क्या थी? हिंदवी थी। 5वीं या देखो एक्सप्लेनेशन स्पीड से चलेंगे। 5वीं या 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में तुर्कों के लोगों ने सिंधु के पूर्व लोगों के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा जाता था। 6वीं या 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया जाता था। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी का। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कह रहा सिंधु के जो पूर्व के लोग थे उन्होंने हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान, उसकी मतलब लोगों को हिंदू कहा, उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहा और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? आपको बताने इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसको दर्शाया नहीं गया था? गैंडा था, गाय था, हाथी था, कि बाघ था? इसका जो राइट आंसर होगा चलो चेक करते हैं। बी पार्ट दिए। क्या दिए? गाय। तो उस समय पे आपके गाय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती थी, तो उसकी जो मोहर वगैरह होती थी उसमें इनकी भी चित्र थे, इनके भी चित्र थे और हाथी का भी चित्र मिलता था, बट इसका चित्र नहीं मिलता था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस कला की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखते थे? दाईं से बाईं ओर। इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता था। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल था, मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा था कि धौलावीरा था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो चलिए आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। चलो चेक करते हैं। तो इसका आंसर है डी पार्ट। क्या है? डी पार्ट। राइट आंसर इज द धौलावीरा। राइट आंसर इज द धौलावीरा। इट मीन टू से हड़प्पा काल में जो नगर थे उन्हें 3 भागों में किसने विभाजित किया था? वो धौलावीरा था। चलिए डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा के गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित एक द्वीप खादिर में स्थित है। याद रखना धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के खादिर में। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग जिसे पुर की संज्ञा दी गई है थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला सिरा और अवम नगर कहा जाता था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल कि धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। और धौलावीरा कहाँ होता है? गुजरात के, कहाँ पे? अभी हम लोगों ने पढ़ा गुजरात के खादिर। कहाँ पे है? गुजरात के खादिर जगह पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, पाटलिपुत्र, रोपड़, लोथल। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए क्योंकि पाटलिपुत्र तो हमारा बिहार में पाया जाता है। और देखिए इसका राइट आंसर भी आपका सी पार्ट ही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र का कनेक्शन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुओं में से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। याद रखना बेटा, ये पॉइंट याद रखना, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तृतीय जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे जो शासक अशोक से संबंधित रखते थे। पाटलिपुत्र सिंधु नदी घाटी की सभ्यता में सम्मिलित नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। हिंदी में क्या जानते हैं? मृतकों का टीला। अब देखो हिंदी में भी वो इंग्लिश दिए, मृतकों का टीला। क्या होता था? मृतकों का टीला, जिसे मोहनजोदाड़ो बोलते थे। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दे रहा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ना जब मैं पढ़ता हूँ तो ना बेटा इंटरेस्ट लेना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन से एक नहीं 10 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, किस जिले में? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। याद करना बेटा, कभी कभी ना किस जिले में स्थित है ये पूछ लेता है, तो लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला, मैंने अभी बताया, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर के से ही प्राप्त हुआ था जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7 मीटर चौड़ा और 11 मीटर लंबा और 2.44 मीटर गहरा था। सिंधु घाटी सभ्यता की इस लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये पॉइंट पूछा जाता है, याद रखना बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, क्या थी? लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। और लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना भैया, अगर तैयारी करनी तो बोर नहीं होना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। सिंधु के लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों जैसे
पैमाने पर पालते थे। तो देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है, कथन सत्य। तो इसका जो सबसे सटीक शब्द है वो ये कि सिंधु के लिए कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन जो किया था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में किया गया था। चलो इसका राइट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता में परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ पूरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहीं से निवासियों ने कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कास कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा तथा जो सिंधु का ही रूपांतरण रूप था। हड़प्पाई लोगों ने कुल 9 फसलें ज्ञात थी, जिसमें गेहूं की 3 किस्में थीं, जौ की 2 किस्में थीं, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई और सरसों और तिल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने हुए बड़े से बर्तनों का प्रयोग किया करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलता है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? अभी मैंने लोथल का बताया था, किसने की थी? आर.एस. बिष्ट। किसने की थी? चलो चेक कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सी आंसर है। ठीक है, चलो कहाँ कहाँ है, एस.आर. राव। किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये दिए भाई इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ो अच्छे से। लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगवल नामक ग्राम में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। 1955-60 के मध्य एस.आर. राव, किसने? एस.आर. राव। एस.आर. राव किसने की थी? एस.आर. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई थी। यहाँ के नगर को 2 भागों में विभाजित किया। पहले को दुर्ग बोलते थे और निचला नगर होता था। संपूर्ण बस्ती एक प्राचीर से घिरी हुई थी। लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल में। गोदीवाड़ा, धान के साथ अग्निकुट भी इसी जगह से मिलते हैं। चलो, सिंधु सभ्यता में घोड़े, मैं ज़्यादा देर नहीं लेक्चर लूँगा, ज़्यादा लेक्चर 30 मिनट्स का होगा। अब क्योंकि मैं अब फर्स्ट लेक्चर है तो मैं बस स्टार्ट किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए कि सर हाँ सही है, टेस्ट सीरीज आप ऐसे ही कराते रहिए, तो एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक है, सो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है? बनवाली मिला, चुन्नी दाड़ो मिला, सुतकागेन डोर और सुरकोटदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट हो जाएगा, सुरकोटदा। कहाँ मिला? सिरकोटदा। तो सुरकोटदा और सुरकोटदा दोनों चीजें हैं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। यहाँ घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से सवाधान की एक नई विधि कलश सवाधान का एक उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो भाई ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई है, आपकी वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई। चलिए इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों के एक औपचारिक नाम, सूर्यचंद्र के औपचारिक प्रदर्शन, बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था या बच्चे का विवाह। तो मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, सही है कि जनेऊ धारण करने वाले सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते थे? उपनयन संस्कार। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो उपनयन संस्कार होता है जिसमें जनेऊ धारण कराया जाता था। चलो इसको और अच्छे से पढ़ लेते। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्राचीन समय में आज के समय से इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई हमारा जानकारी लायक कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, संस्कार के उपरांत, ये पॉइंट याद रखना, संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। क्या कहते थे? द्विज कहा जाता था। बस इस पॉइंट को याद रखें, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते महाकाव्य किससे है? तो ये सब लोग को पता है, मुंडोक उपनिषद। ठीक है, मुंडोक उपनिषद से। चलिए इसका देख लेते हैं और क्या कौन से पॉइंट बन सकते हैं। देखो मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, शायद आप लोग बोर ना हो रहे हो पूरा पढ़ने। देखो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है।
इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है। अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का एक आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ लेख के शिखर पर अंकित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। पूछ रहा है वेदों में गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं कि उपनिषद कहलाते हैं? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी पार्ट दिए, ब्राह्मण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ब्राह्मण कहलाते थे। चलो भाई एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो सभी के बारे में दिए, एक एक करके देख लेते हैं। अरण्यक क्या होते थे? अरण्यक सर वो शब्द का अर्थ है जो वन में लिखा जाने वाला। क्या होता है? वन में लिखा जाने। देखो लो, इसमें मुहावरा भी बन गया। आरण्यक, आरण्यक पूछा तो वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं उपनिषद क्या होता है? उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द से मिला, उप, नि और सद के संयोजन से बना है। ठीक है, नि का मतलब सिद्धा, सद का मतलब बैठना, उप का मतलब निकट। ओके, आगे निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद देता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद में आपको ये दुनिया में कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा क्या ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं शताब्दी में दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, जिसे सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। सिर्रे अकबर। ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व दिया गया था? मतलब आपसे पूरा ऋग्वेद में किसकी महत्वता थी? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बी पार्ट होगा, इंद्र देवता की सबसे ज्यादा महत्वता थी उस समय। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028, ये पूछा गया था आपसे बिहार जब टीचर एग्जाम हुआ था। 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,580 त्रचाएँ हैं। ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते थे। होत्र कहा जाता था। सर्वाधिक वर्णन इंद्र देवता का क्या है? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 त्रचाओं की रचना की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको पता है ऋग्वेद है, नो डाउट, सिंपल। अब देखो 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 देखो, जो हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, देखो जूनियर असिस्टेंट 2015, देख लो भाई, अपनी आंखों से देख लो। सबसे प्राचीनतम वेद ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऋग्वेद में आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ था। ठीक है, इसकी रचना सैंधव प्रदेश में हुई थी। ओके, ऋग्वेदिक काल का संबंध, विद्वानों के मतभेद। गंगाधर तिलक ने वैदिक सभ्यता का 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलो आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है भैया आपका सभी में, अर्थशास्त्र हो, मनुस्मृति हो या न्याय मीमांसा उपयुक्त, सभी में किया गया है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाते हैं। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता था। ठीक है, मनु को क्या कहा जाता था? मानव जाति का पिता। ओके, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। किस ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो ये हैं आपके यजुर्वेद के। किसके हैं? यजुर्वेद के। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण कहलाते थे। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण कहलाते थे। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण कहलाते थे। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण होते थे। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण होते थे। ये भैया सब याद कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हटा देता हूँ। लो अब अपना स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऋग्वेद में निहित यात्रियों में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? तो ये समर्पित था आपकी सावित्री को। किसको? किस देवता को? सावित्री को। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित कहाँ पे है भैया? आपसे पूछता कभी कभी गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद के किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में है। सरिता या सविता देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, 1028 और 10,580 रचाएं हैं। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हमारा मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। पुराणों में शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, जिनमें से 5 मत्स्य
वायु, विष्णु, ब्रह्म, भागवत पुराण सबसे प्रमुख है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है, जो कब था, 3री और 4थी सदी में लिखे गए थे। ये भी पॉइंट पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्र या योग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग डी पार्ट। क्या दी है? डी पार्ट, योग वेद। तो क्या है इसका राइट आंसर? योग वेद, मतलब उपवेद नहीं है। कौन सा? योग वेद नहीं है। चलो भाई 22, 23 देख ले। अब देखो यहाँ पे समझ लो, तो उपवेदों की संख्या भैया 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। याद रखना भैया, उपवेद के वेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके पिता थे? बताओ। हवा के, तूफान के, वर्षा और चक्रवात के, कि अग्नि के? वर्षा और चक्रवात के। चलो चेक कर लेते हैं। देखो सही आंसर है वर्षा और चक्रवात के देवता थे। ठीक है, ऋग्वैदिक में प्राकृतिक ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक में इंद्र की 250 और अग्नि की 200। मैंने अभी पीछे बताया ना कि अग्नि की कितनी है? 200, और जो इंद्र की कितनी है? 250 ऋचाएं की रचना की गई थी। चलो भाई, तो ये यहाँ तक खत्म हो गया। वैदिक हो गया, सिंधु घाटी काल हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है महाजनपद काल। और हमारे अभी 26 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट में और करूँगा। 30 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो। देखो ज़्यादा वीडियो पढ़ोगे ना तो बोरिंग होने लगता है, तो 30 मिनट तक चलते हैं, उसका नेक्स्ट में देखेंगे जैसा रिस्पॉन्स रहेगा। महाजनपद काल। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक और राहुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवक। क्या है? जीवक होते थे। तो जीवक के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार किसके थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक थे। भगवान बुद्ध और निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा की जाती थी। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध का हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। आ गया जैन और बौद्ध धर्म। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो क्या था? अहिंसा। क्या था जैन धर्म का? अहिंसा। अहिंसा अहिंसा अहिंसा। 5 मूल सिद्धांत कौन से थे भाई? देख लो, जैन धर्म के 5 मूल सिद्धांत। अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री के से संसर्ग की मनाही। ठीक है, चलो भाई अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या है? कहाँ गया ये। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट में मिला था? तो ये मिला था आपके निरंजना नदी के तट में। कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पे मिला था। गौतम बुद्ध का जन्म बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग से इसकी घटना को बौद्ध साहित्य में महाभीमसनीकरण कहते हैं। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है भाई। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा में, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा। तो ये है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, गौतम बुद्ध का सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन में दिया था। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता सुद्धोधना कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे। माता महामाया थी, कोलीय गणराज की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। संसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो भैया ये हुई थी आपके राजगीर में। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। यह संगीति मगध साम्राज्य के अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में तथा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्नलिखित से है। तो इसके बारे में भी बताया गया। देखो तीनों। देखो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिल गए यार। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार वही पूछे। अब इस बार मान लो पूछ लिया द्वितीय बौद्ध संगीति, तो 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कौन थे? सभा कामी उसके अध्यक्ष किए थे। काल अशोक के शासन काल का था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 से 251 ईसा पूर्व कहाँ हुई सर? पाटलिपुत्र। कौन थे? मोगली पुत्र से थे अध्यक्ष और अशोक का शासन काल चल रहा था। चौथी पूछे
तो चौथी में क्या बताओगे सर? चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, वासुमति की अध्यक्षता में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल चल रहा था। फिर से रिपीट करो। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में और सभाकामी अध्यक्ष थे कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 से 251 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र थे, मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। याद हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो कितने किया गया? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। किसमें? जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में। ये देखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ को अंगुत्तर निकाय क्या बोलते थे? अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म को भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये पूछ लिया जाता है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म में भगवती सूत्र है। ठीक है, इस पॉइंट की याद रखना। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। कहाँ लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कुशीनगर में। कहाँ पे लिया गया था? कुशीनगर में। ठीक है, ओके। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिया था। ठीक है, ओके, इससे कोई रिलेशन नहीं है, हमें बस याद है। बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण इन्हें मिला था कुशीनगर में। कहाँ मिला था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण किया था। देखो, इसमें चारों चीज़ें लिखी हैं। जन्म लुम्बिनी नेपाल में 1563 में लिया था। ग्रह त्याग महाभिमसनीकरण 1534, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में, और मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। किस स्मारक को गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये था आपका भैया महाबोधि मंदिर समूह। कहाँ था? महाबोधि मंदिर समूह। कहाँ था? महाबोधि मंदिर समूह। चलिए, इसमें देखो, ये वही चीज़ लिखे जो बुद्ध की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आ जाओ। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? तो ये आपका दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। देखो। तो बौद्ध धर्म का धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और ये देखो, जूनियर असिस्टेंट में फिर पूछा गया 2019 में। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखो, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सारनाथ में तो दिया था, बट गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश अगर पूछे तो वो हमेशा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, जहाँ पे अभी यूपी में श्रावस्ती पड़ता ना, जहाँ सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या के उसमें आ जाता है थोड़ा घनत्व में। ठीक है, चलो इस पॉइंट को और देख लेते हैं। बड़ा है, हम लोग 35 तक देखते हैं क्वेश्चन। देखो, आई होप कि 30 मिनट्स हो गए हैं आपके। हम 35 तक करेंगे, बाकी उसके आगे कंटिन्यू आगे करेंगे। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये है भाई आपका कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर में, नो डाउट। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर में त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता था। इनमें से कौन से त्रिपिटकों में से नहीं है? अभी धम्म पिटक, सुक्ति पिटक, उपासका पिटक या विनय पिटक? तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला नहीं होना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। तो सी पार्ट बिल्कुल सही है, उपासका पिटक नहीं है आपका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना 3 पिटक थे उनके। सुक्ति पिटक धर्म संबंधी बातों के, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों से संकलन, और विनय पिटक में आपको नीति संबंधी बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक का था। तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी आपको बताया बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। ठीक है, कहाँ संबंधित है? बौद्ध धर्म। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। 36 क्वेश्चन से आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि नहीं सर ये सीरीज चलाने देनी है कि कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी। जैसे आप लोग का कमेंट आ जाएगा तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे कि अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दी हैं और 10 प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यूथ वाला लेने वाला हूँ या घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट लूँगा, उनके कराऊँगा। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी आपकी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।